हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्री रैंकर्स। आज के इस वीडियो में हम एग्री स्टैट्स का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें कि हम दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है एग्रीकल्चर सेंसस और दूसरा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। दोनों ही टॉपिक्स किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। स्पेशली आईबीपीएस एएफओ मेंस के एग्जाम के लिए जो आने वाला है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एवरी ईयर 2 या 3 एवरेज क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा स्टैट्स भी नहीं है इसमें, ज़्यादा नंबर्स भी नहीं याद करने पड़ेंगे, बस एक सुपरफिशियल ओवरव्यू हमें जानना है। तो टोटल आज के वीडियो में 34 पॉइंट्स हैं। इस वीडियो के साथ मैंने पीडीएफ का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये वीडियो एक बार पूरा देखना है, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, चाहे जितनी बार भी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि एग्रीकल्चर सेंसस कराता कौन है। ओके, तो ये कराता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर एक डिवीजन है, एग्रीकल्चर सेंसस डिवीजन, वही ये एग्रीकल्चर सेंसस कराता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर किसके अंदर आता है? ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। तो ये जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है, सेकंड पॉइंट है, एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेंसस में क्या होता है, जो बेसिक जो डेटा होता है एग्रीकल्चर सेंसस का, वो होता है ऑपरेशनल होल्डिंग्स का पता करना। ओके, ऑपरेशनल होल्डिंग्स का पता करना। अब ऑपरेशनल होल्डिंग क्या होते हैं, ये मैंने पार्ट 1 में आपको पहले ही अच्छे से समझा दिया है। अगर आपने देख रखा है तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो एक बार फिर से जा करके वो पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक भी दिया हुआ है। ओके, तो ये ऑपरेशनल होल्डिंग के बेसिस पे ही जो है क्लासीफाई किया गया है फार्मर्स को ना, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज फार्मर्स। ओके, अब इसी के इनके ऊपर ही डेटास निकाले जाते हैं। क्या क्या डेटा होते हैं? लैंड यूज, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन स्टेटस, टेनेंसी। तो मतलब, और जैसे कि मान लो क्रॉपिंग पैटर्न का डेटा लेना है, तो एग्रीकल्चर सेंसस में क्या करता है, मार्जिनल फार्मर का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, मीडियम फार्मर का क्या है, लार्ज फार्मर्स का क्या है, ऐसे कर करके जो बेसिक जो लेयर होती है डेटा की, वो ऑपरेशनल होल्डिंग होती है, उसके ऊपर ही बाकी सारे डेटास बेस्ड होते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये सब देता है, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन स्टेटस वगैरह का पता चलता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर सेंसस के साथ साथ थर्ड पॉइंट, एक इनपुट सर्वे भी होता है इंडिया में। ओके, एग्रीकल्चर सेंसस के 1 साल के बाद इनपुट सर्वे भी होता है इंडिया में, जिसमें कि जो भी इनपुट लगते हैं एग्रीकल्चर में, खेती करने के लिए जो भी चीज़ें लगती है, जैसे फर्टिलाइजर हो गया, मैन्यूर्स हो गया, एग्रीकल्चर क्रेडिट यानी लोन्स हो गए, इम्प्लीमेंट मशीनरी जो भी है, उसके बारे में डेटा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो इनपुट सर्वे, एग्रीकल्चर सेंसस कौन करता है, ये सब हो गया। फोर्थ पॉइंट है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस। एक तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेंसस होता है, एक वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सेंसस होता है। तो वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सेंसस जो होता है एफएओ करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हेडक्वार्टर जिसका कहाँ है, इटली में है, रोम में। ओके, तो ये जो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस होता है ना, इसमें ऐसा नहीं कि एफएओ कोई सेंसस कंडक्ट करता है। ये क्या करता है कि सारे देश जो हैं अपने अपने एरिया में सेंसस करते हैं एग्रीकल्चर का, वो सारे अपना रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उन सबको कंपाइल करके एक वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस किया जाता है। ओके, फिफ्थ है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस इज डन वंस इन 10 ईयर, ये हर 10 साल में होता है। पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट, 1930 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, 10 साल में होता है, और कौन कराता है। ठीक है, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा हमको जानने की जरूरत नहीं, बस यही सब जानना है इसके बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर वाज डन बाय, किसने किया था पहला वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, रोम। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पे, पहला 1930 में किया था। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ पॉइंट में हम कह रहे हैं कि कौन करता है, तो एफएओ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फर्स्ट किसने किया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, रोम। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जब पहला सेंसस हुआ था, तब एफएओ का गठन नहीं हुआ था। एफएओ
उस टाइम पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता था। ओके, 8th पॉइंट है, इंडिया पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस इन ईयर। तो पहली बार कौन से साल में इंडिया ने वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस में पार्ट किया था? पार्ट लेना मतलब इंडिया ने अपना एग्रीकल्चर सेंसस किया और एफएओ को अपने डेटा डिपॉजिट किए। तो ये फर्स्ट टाइम 1970 में पार्ट किया था। 1970 में जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये स्टार्ट तो हो गया था 1930 में, है ना, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस, बट इंडिया ने पार्टिसिपेट किया 1970 में। ऐसा क्यों? ये 40 ईयर्स का गैप क्यों हुआ? क्योंकि इंडिया के पास उस टाइम पे इतना रिसोर्स नहीं था कि वो लैंड होल्डिंग लेवल पे डेटा इकट्ठा कर सके। ठीक है, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। और हमने देखा है कि बेसिक जो डेटा होता है एग्रीकल्चर सेंसस का वो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग के बेसिस पे ही होता है। तो उतना रिसोर्स इंडिया के पास नहीं था कि हर पूरे देश का जो है हम कर सकें। एक सैंपल लेकर के करते थे हम लोग, छोटे छोटे सैंपल लेकर के हम लोग एक अंदाज़ा लगा लेते थे कितना होगा, बट जो एक्सटेंसिव सर्वे है ना वो नहीं कर पाते थे। तो 1970 तक ज़रूरत भी महसूस हुई देश को एग्रीकल्चर सेंसस करने के लिए, साथ ही साथ रिसोर्सेज भी उस टाइम तक आ चुके थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था उस टाइम तक देश में। तो हमने स्टार्ट कर दिया 1970 में। ओके, तो हमने पार्ट किया था 1970 में। तो पहला एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया में क्या हुआ था, कब हुआ था? 9th पॉइंट, कौन से 5 ईयर प्लान में हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 5 ईयर प्लान पूछ लेता है। तो पहले तो ईयर देख रहे थे। 10th पॉइंट, फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस इंडिया में कैरिड आउट इन विच ईयर? 1970 1971 में, है ना, पहला ही, तभी तो 1970 में पार्टिसिपेट किया था हमने। तो ये कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था पहला एग्रीकल्चर सेंसस? ये 4th 5 ईयर प्लान में किया गया था, ये भी याद रखना है। पहले देखिए, अभी तो 2014 के बाद से, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तो 5 ईयर प्लान तो हटा दिया गया, प्लानिंग कमीशन भी डिसॉल्व कर दिया गया। लेकिन उससे पहले जो था 5 ईयर प्लान के हिसाब से ही चलते थे। हर साल सरकार बनती थी, एक प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 साल के लिए प्लान बनाता था। ठीक है, तो उसी हिसाब से ये एग्रीकल्चर सेंसस कराया जाता था। ओके, तो जो पहला हुआ था वो 4th 5 ईयर प्लान में हुआ था। 4th 5 ईयर प्लान कौन सा ड्यूरेशन में था? 1969 से 1974 के ड्यूरेशन में था। ओके, एग्रीकल्चर सेंसस 11th पॉइंट, एग्रीकल्चर सेंसस इज कैरिड आउट आफ्टर ए गैप ऑफ एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि 5 ईयर प्लान के हिसाब से चलते थे, तो ये उस टाइम पे यही डिसाइड हुआ था कि हर 5 साल में हम लोग एग्रीकल्चर सेंसस करेंगे। अब याद कीजिए, वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस कितने साल में होता है? वो 10 साल में होता है। इंडिया में कितने साल में होता है एग्रीकल्चर सेंसस? 5 साल में होता है। पहला एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था? 1971 को ईयर मान करके, क्रॉपिंग ईयर 1971 में हुआ था। ठीक है, टिल नाउ हाउ मेनी एग्रीकल्चर सेंससेस हैव बीन कैरिड आउट इन इंडिया? अभी तक 10 हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए इनपुट सर्वे। इनपुट सर्वे मैंने आपको बताया है, पहला दूसरा पॉइंट था शायद। इनपुट सर्वे जो है, जितने भी इनपुट लगते हैं एग्रीकल्चर में उसके ऊपर सर्वे होता है। ओके, तो इनपुट सर्वे कब होता है? हर 5 साल में होता है, 1 ईयर आफ्टर एग्रीकल्चर सेंसस। एग्रीकल्चर सेंसस जिस साल होता है उसके 1 साल के बाद इनपुट सर्वे होता है, और ये भी हर 5 साल में होता है। ओके, हाउ मेनी इनपुट सर्वे हैज़ बीन डन? 9 हुए हैं। एग्रीकल्चर सेंसस कितने हुए हैं? 10 हुए हैं। ओके, नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ डेटा कलेक्शन इन एग्रीकल्चर सेंसस इन बोथ वर्ल्ड एंड इंडिया इज ऑपरेशनल होल्डिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताया मैंने आपको, ऑपरेशनल होल्डिंग के बेसिस पे ही सारा डेटा कलेक्ट होता है एग्रीकल्चर सेंसस में। लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था इंडिया में? 2015-16 में हुआ था। ओके, और नेक्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब होगा? 2021-22 को बेस ईयर मान करके कराया जाएगा। अभी स्टार्ट हो चुका है, मतलब इसके जो रूल्स वगैरह, स्टीयरिंग कमेटी बन चुकी है सेंसस डिवीजन में, और जो टेक्निकल पार्ट जो है स्टार्ट हो चुका है इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इतना ही होगा, इतना था हमारा एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में। अब एग्रीकल्चर सेंसस के बेस्ड पे जो डेटा है, वो डेटा मैंने आपको पार्ट 1 एग्री स्टैट पार्ट 1 जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। जितना डेटा उसमें दिया है ना, मार्जिनल फार्मर कितने % हैं, स्मॉल फार्मर कितने % हैं, कितने मार्जिनल फार्मर कितने एरिया कल्टीवेट करते हैं, मार्जिनल फार्मर कितना एरिया कल्टीवेट करते हैं, मीडियम फार्मर, ये सारा डेटा जो दिया था वो सब एग्रीकल्चर सेंसस जो है 2015-16 वाले से ही मैंने उठा करके दिया था। तो वो आप
वहाँ से देख सकते हैं सारा डेटा, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा नहीं दिए हैं, बार बार रिपीटेशन हो जाता। अब नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो फॉरेस्ट सर्वे जो होता है इंडिया में, वो इसी नाम से पब्लिश किया जाता है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब ये कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करता है। ओके, और किस टाइटल से पब्लिश किया जाता है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ओके, अब फॉरेस्ट सर्वे के डेटा को जानने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऐसी कोई भी जगह जहां पे कैनोपी डेंसिटी, ट्री की कैनोपी डेंसिटी 10% है और वो कम से कम 1 हेक्टेयर का एरिया कवर करता है। ओके, कैनोपी डेंसिटी 10% मतलब कोई भी एरिया आप लेते हैं, मान लो 100 हेक्टेयर ज़मीन को हम देख रहे हैं, उसमें से 10 हेक्टेयर ज़मीन में कम से कम पेड़ पौधे होने चाहिए। ओके, ठीक है, और वो टोटल एरिया जिसको हम डिफाइन कर रहे हैं, उसका जो एरिया होना चाहिए वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे एरियाज को हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। हम मानते हैं कि अगर 100 हेक्टेयर को मैं देख रहा हूँ, 100 हेक्टेयर में 10 हेक्टेयर पेड़ पौधे हैं। ओके, तो हम उसको फॉरेस्ट कवर कह सकते हैं। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मतलब क्या होता है कि ऐसे एरिया जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, ठीक है, जिसको कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल कोई भी सरकार जो है, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वो उसको फॉरेस्ट मानती है और अपने रिकॉर्ड में लिखा हुआ है उसने। ठीक है, ट्री कवर क्या होता है? फॉरेस्ट एरिया में हमने देखा था 1 हेक्टेयर कम से कम ज़मीन होनी चाहिए और 10% कैनोपी कवर होना चाहिए। ट्री कवर क्या होता है? ये जो होते हैं ऐसे एरियाज जो 1 हेक्टेयर से छोटे हैं और जहाँ पे ट्री उगे हुए हैं। ओके, इसको ट्री कवर बोलते हैं। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्या होता है? ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर आउटसाइड द आरएफए। अब देखिए, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो आरएफए हो गया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर जो फॉरेस्ट कवर है, मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी है कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट ने सारे फॉरेस्ट एरिया को रिकॉर्ड करके रखा होगा। ठीक, कुछ फॉरेस्ट एरिया वो हो सकता है उनसे छूट गया हो, या तो इंटेंशनली नहीं रखते हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, है ना। वो सब तो चलो हमको जानने की जरूरत नहीं है। तो ये जो फॉरेस्ट कवर जो होता है जो आरएफए के बाहर है प्लस ट्री कवर, ये दोनों को मिला करके ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट बनता है। ओके, तो ये तीनों डेफिनेशन उतना याद करने का जरूरत नहीं है, आप बस फर्स्ट वाला याद कर लीजिए। अगर पूछेगा तो फर्स्ट ही पूछे, फॉरेस्ट कवर का डेफिनेशन। ओके, और अब चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, हाउ मच जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर? तो मतलब 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी हमारी, उसमें से टोटल जोग्राफिकल एरिया जो इंडिया का है उसमें से कितना परसेंट कम से कम फॉरेस्ट होना चाहिए? तो वो है 33%। अभी इंडिया में कितना टोटल फॉरेस्ट कवर है? ये है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 21.71% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। होना कितना चाहिए? 33%, लेकिन है कितना? 21.71%, मतलब कम है, काम करने की जरूरत है इसके ऊपर। ईच टोटल में जितने फॉरेस्ट है उसमें से वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट का एरिया है 99,779 स्क्वायर किलोमीटर, दैट इज 3.0% ऑफ जोग्राफिकल एरिया। टोटल एरिया का 3.04% ही है। ओके, स्टेट हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कौन से स्टेट में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? ये है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़। तो आमतौर पे टॉप ही पूछता है, फर्स्ट ही याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे स्टेट था, याद रखिएगा, कभी कभी यूटी पूछ लेता है। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, यूटी पूछ लेगा और ऑप्शन में मध्य प्रदेश भी दे देगा, तो जल्दबाजी में मध्य प्रदेश पे टिक नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन पढ़ के फिर उसके बाद आंसर पे टिक करना है। तो यूटी पूछता है तो जम्मू एंड कश्मीर है।
ओके, स्टेट पूछता है तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैविंग हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जो टोटल एरिया का हाईएस्ट परसेंटेज है, ठीक है। जैसे हमने देखा था ना ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया का जो हाईएस्ट जो टोटल एरिया का जो परसेंटेज है 33% होना चाहिए, लेकिन है हमारा कितना है 21.71% ही। इसी प्रकार से हम स्टेट के डेटा पे आते हैं, है ना। कौन सा स्टेट का जो है परसेंटेज ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया सबसे ज़्यादा है, ठीक है। टोटल एरिया नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज। यहाँ पे भी अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप में, ठीक है। अगर यूटी पूछेगा तो हमारा लक्षद्वीप आ जाएगा। सेकंड है मिजोरम, अगर स्टेट पूछेगा तो मिजोरम। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है ना। अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। ओके, अगर यूनियन टेरिटरी भी देखा जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मिजोरम सेकंड नंबर पे है, लेकिन अगर स्टेट पूछता है, यूटी नहीं पूछता है, स्टेट पूछता है, तो मिजोरम फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। इसलिए मैंने आपको 4 दे दिए हैं, ठीक है। अगर सेकंड नंबर अगर पूछता है यूनियन टेरिटरी का तो अंडमान निकोबार, अगर सेकंड नंबर स्टेट का पूछता है तो अरुणाचल प्रदेश। अगर खाली स्टेट में जो देखे तो फर्स्ट मिजोरम हो गया, सेकंड अरुणाचल प्रदेश हो गया। यूटी में देखे तो फर्स्ट लक्षद्वीप हो गया, सेकंड अंडमान एंड निकोबार हो गया। ओवरऑल देखे तो फर्स्ट लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं याद करना है कि स्टेट का अलग से याद करो, यूनियन टेरिटरी का अलग से याद करो, ये चारों रैंक याद कर लो। इसी में स्टेट यूटी दोनों आपको याद हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। अब नेक्स्ट है स्टेट और यूनियन टेरिटरी विथ लीस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सबसे कम एरिया चंडीगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप में, और थर्ड लोएस्ट है हरियाणा में, सबसे लोएस्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है। अब अगर हमसे स्टेट पूछता है कौन से स्टेट में सबसे कम एरिया है, तो ये चंडीगढ़ तो यूनियन टेरिटरी हो गया, लक्षद्वीप भी यूनियन टेरिटरी हो गया, हरियाणा एक स्टेट है ना। तो स्टेट पूछेगा तो सबसे कम फॉरेस्ट एरिया हरियाणा के अंदर आएगा। यूनियन टेरिटरी पूछेगा तो अगेन सबसे कम फॉरेस्ट एरिया चंडीगढ़ के अंदर आएगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल पूछ देता है, ओवरऑल मतलब चंडीगढ़ सबसे कम चंडीगढ़ में ही है। ओके, ऐसे ही अलग अलग से याद नहीं करना है इनको, एक ही बार जो है टॉप 3 याद कर लोगे तो स्टेट और यूटी दोनों ही कवर हो जाएगा। स्टेट और यूटी हैविंग लीस्ट परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया। अब यहाँ पे तो 29 पॉइंट में हमने क्या देखा था, लीस्ट एरिया। अब यहाँ पे अगेन परसेंटेज पूछते गया, ठीक है। तो इसमें सबसे कम परसेंट है लद्दाख में, फॉलोड बाय हरियाणा एंड देन थर्ड लोएस्ट है पंजाब में। तो इसमें अगेन अगर यूटी पूछता है तो लद्दाख, ओवरऑल पूछता है तो भी लद्दाख, अगर स्टेट पूछता है तो हरियाणा, ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल में तो लद्दाख हो ही गया। ओके, तो इसी प्रकार से तो यहाँ पे देखिए लीस्ट एरिया और लीस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया दोनों में हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जिसमें कम है। ओके, यूटी में चेंज हो जाता है, यूटी में चंडीगढ़ आ जाता है, और इधर परसेंटेज पूछा जाए तो लद्दाख आ जाता है। नेक्स्ट है हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर। सबसे ज़्यादा आग, नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर, कितनी आग, कितनी बार आग लगी फॉरेस्ट में, तो वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर कहाँ रिकॉर्ड हुआ है, कौन से स्टेट में, ओडिशा में। स्टेट और यूटी विथ हाईएस्ट मैनग्रोव एरिया। मैनग्रोव पता है, जो खारे पानी में जो पौधे उगते हैं, जिनके जो रूट्स होते हैं ज़मीन के अंदर से निकलते हैं ना रेस्पिरेशन के लिए। तो मैनग्रोव का सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पाया जाता है, वेस्ट बंगाल में। जो टोटल इंडिया में जितने मैनग्रोव हैं उसका 42% एरिया जो है वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। सेकंड गुजरात है, एंड थर्ड अंडमान एंड निकोबार। अगेन यहाँ पे भी है, अगर स्टेट पूछता है तो वेस्ट बंगाल, अगर यूनियन टेरिटरी पूछ लेता है तो अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि वेस्ट बंगाल और गुजरात दोनों एक स्टेट है। तो अगर हाईएस्ट एरिया अंडर मैनग्रोव इन ए यूनियन टेरिटरी तो वो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। इसलिए टॉप 3 हमें याद रखना है। इंडियाज रैंक इन फॉरेस्ट एरिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का रैंक है फॉरेस्ट एरिया में 10th। टॉप 3 कौन है, रशिया, ब्राज़ील एंड कनाडा। तो फर्स्ट पे है रशिया, सेकंड पे ब्राज़ील एंड थर्ड पे कनाडा। तो ये हो गए दोस्तों टोटल 34 पॉइंट्स। जो भी क्वेश्चंस बनते थे हमारे फॉरेस्ट सर्वे और एग्रीकल्चर सेंसस से, वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। और जो पीडीएफ है वो तो मैंने आपको बता दिया कि पीडीएफ का लिंक मैंने आपको दे रखा है। और जो एग्रीकल्चर सेंसस का डेटा है उसके लिए आप पार्ट 1 को रेफर कर सकते हैं। उस पार्ट 1 में भी मैंने आपको क्या कहते हैं वो पीडीएफ का लिंक दे रखा है। तो लेकिन देखिए, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले आपको
ये एक बार सुनना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन को एक बार सुनना पड़ेगा, तब वो आसानी से याद रहेगा, हैंडी नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम क्रॉप प्रोडक्शन जो इंडिया में है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। थैंक यू।